हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। अभी तक की घटना चक्र की सीरीज़ में हमने मौर्य काल तक का कवर कर लिया है टॉपिक। आज हम देखने वाले हैं मौर्योत्तर काल से। तो ये जो टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में ही। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली जैसे हमारा पैटर्न है कि पहले हम थियरी पार्ट को रीड करेंगे, देन फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा क्वेश्चन MCQ फॉर्म जो है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। तो मौर्योत्तर काल की शुरुआत होती है रुद्रदामन, जो 130 से लेके 150 ईस्वी पूर्व तक का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार नामक पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है वो गुजरात के गिरनार नामक पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। तो ध्यान रखिएगा कि ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, संस्कृत भाषा में अभिलिखित है और ये संस्कृत भाषा का सर्वाधिक प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजयों, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इस अभिलेख का मुख्य उद्देश्य सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित रखना था। कुजुल खटफिसेस, जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में था, ने भारत में सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर प्रदेश पर अधिकार कर लिया। इसने केवल तांबे के सिक्के जारी किए। ध्यान रखिएगा, तांबे के सिक्के अगर पूछा जाए कि मौर्योत्तर काल में किसने किए थे, तो ध्यान रखना है कुजुल खटफिसेस ने। उसके सिक्के पर धर्मथिदस और धर्मथित धर्म में स्थित उत्कीर्ण है। आगे है सर्वप्रथम विम कटफिसेस के काल में ही भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुई। विम कटफिसेस ने स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के चलाए थे। शिव, त्रिशूल, नंदी की आकृति इसके सिक्कों पर मिलती है। इसने महेश्वर नामक उपाधि धारण की थी। उत्तर पश्चिम भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किसने कराया था? इंडो ग्रीक हिंद यवन राजाओं ने करवाया था। जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित कराने का श्रेय किसे जाता है? कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण और ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। आगे है कुषाण शासकों में विम कटफिसेस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का अंकन मिलता है। नेक्स्ट है योद्धों का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी, बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब से राजस्थान के बीच था। इनके सिक्के पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। आगे है कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है। यह प्रतिमा मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण 78 ईस्वी के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। ध्यान रखिएगा कब की गई थी, तो 78 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे है कनिष्क के अब तक के अभिलेख रबतक अभिलेख में 4 शहरों के नाम का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और श्री चंपा का। आगे है वर्तमान में तिथि एवं वर्ष के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, जो विश्वव्यापी है। नेक्स्ट है वर्तमान कैलेंडर से 57 जोड़ देने पर विक्रम संवत प्रारंभ 57 ईस्वी और 78 घटा देने से शक संवत प्रारंभ 78 ईस्वी प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना प्लस कर सकते हैं, कितना माइनस कर सकते हैं। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। विक्रम संवत के 2 अन्य नाम भी मिलते हैं। कौन सा? कृत संवत और मालव संवत। भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में शक संवत को अपनाया गया है। आगे है अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। सौदरानंद, बुद्धचरितम, सारी पुत्र प्रकरणम उनकी मुख्य रचनाएं हैं। ध्यान रखिएगा कि अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के राजकवि थे। सौदरानंद, बुद्धचरित और सारी पुत्र प्रकरण जो है इनकी प्रमुख रचनाएं थी। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व, चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। आगे है पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे तथा इन्होंने ऐसे लोगों को शिष्य बनाया जो बिना किसी अध्ययन के ही संस्कृत बोल लेते थे। आगे है कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थी। इस वंश का महान शासक कनिष्क था, जिसकी सीमाएं उत्तर में प्राचीन के तुर्फान और कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्वी में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक
बिहार तक विस्तृत थी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के विवरणों और अरिका मेडू में हुई खुदाई से ऐसे अनेक बंदरगाहों और व्यापारिक केंद्रों की उपस्थिति के साक्ष्य मिले हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि कुषाणों का व्यापार पश्चिमी विश्व से लेकर फारस की खाड़ी तथा लाल सागर के जलमार्गों से होता था। ये बार बार पूछा जाता है तो इसको ध्यान रखना है। आगे है, इन सभी साक्ष्यों में किसी में भी कुषाणों की सशक्त सेना की उपस्थिति का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे है, कुषाण शासक कनिष्क के काल में कला क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था। कौन कौन सी? गांधार शैली और मथुरा शैली। भारतीय और यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली को गांधार शैली कहते हैं। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता था। गांधार कला में सदैव हरित स्तरित और शिष्ट चट्टान का प्रयोग ही मूर्तियां बनाने के लिए किया जाता था। आगे है, अफगानिस्तान का बामियान पहाड़ियों को काट कर बनाई गई बुद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासक ने इन बुद्ध प्रतिमाओं को नष्ट करवा दिया। आगे है, कुषाण काल प्रथम शताब्दी में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, बाल विवाह प्रथा कब हुई थी? कुषाण काल में, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। स्त्रियों में उपनयन की समाप्ति तथा बाल विवाह के प्रचलन ने उसे समाज में अत्यंत निम्न स्थिति में ला दिया। भारत में बाह्य आक्रामकों के कालों का सही कालानुक्रम क्या है? यूनानी 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान के समय, शक प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व और कुषाण पहली शताब्दी ईसा पूर्व। आगे है, ईरानी शासक डेरियस प्रथम जो कि 522 से लेकर 586 ईसा पूर्व में आया था, ने सर्वप्रथम भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक था। आगे है, मिनांडर तथा उसके पुत्र स्ट्रेटो प्रथम के सिक्के मथुरा से मिले हैं। स्ट्रेटो सेकंड ने तो शीशे के सिक्के जारी किए थे। ध्यान रखिएगा, शीशे के सिक्के स्ट्रेटो द्वितीय ने किए थे। इस हिंद यवन शासक का शासन 25 ईसा पूर्व से 10 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आगे है, 184 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की थी। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया था। महर्षि पतंजलि ने शुंग शासकों को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है। अयोध्या के लेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध किए थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। आगे है, शुंग वंश का नवा शासक भागवत अथवा भागभद्र था। इसके शासनकाल में तक्षशिला के यवन नरेश एंटियाल किट्स का राजदूत हेलियोडोरस उसके विदिशा राज दरबार में उपस्थित हुआ। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा विदिशा जो बेसनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना कर भागवत विष्णु की पूजा की। ये सब पॉइंट्स याद रखने हैं हमें। आगे है, शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के शरणों द्वारा मारा गया था। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह था कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता था। आगे है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों ने इस वंश के संस्थापक का नाम सिंधुक सिमुक या शिप्रक दिया था, जिसने कण्व वंश के राजा सुशर्मा का वध करके अपना शासन स्थापित किया। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची प्राप्त होती है। इसमें आंध्र सातवाहन राजाओं की कुल संख्या 30 बताई गई है, जबकि वायु पुराण में इनकी संख्या 17 दर्शाई गई है। सातवाहनों की वास्तविक राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन में अवस्थित थी। पुराणों में इस राजवंश को आंध्रभृत या आंध्र जातीय कहा जाता है। उनकी आरंभिक राजधानी अमरावती मानी जाती है। के अनुसार कृष्ण का पुत्र एवं उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम सातवाहन वंश का सातकर्णी उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा था। इसके शासन के बारे में हमें नागनिका के नानाघाट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ध्यान रखिएगा, कहाँ से मिलती है? नागनिका के नानाघाट अभिलेख से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी ने कहा है कि उसने विच्छिन्न होते चातुर्वर्ण 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका।
इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था। गौतमीपुत्र सतकर्णी को उसकी मां गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख में अद्वितीय ब्राह्मण, एका ब्राह्मण, आगम निलय, वेदों का आश्रयदाता तथा खतीय दर्पमान मर्दन अर्थात क्षत्रियों के दर्प का मर्दन करने वाला कहा है। वशिष्ठ पुत्र पुलु मावी को दक्षिणा पथेश्वर कहा गया है। 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र इसके कुछ सिक्कों पर बना हुआ है। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक यज्ञश्री सातकर्णी था। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्बा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इस अभिलेख से पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण के 3 राज्यों चोर, चोल, चेर और पांड्यों को पराजित किया था। पांड्य शासक से उसने गधे से हल चलवाया था। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। आगे पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन को सर्वाधिक प्रसिद्धि उसके न्याय संबंधी सुधारों से मिली। जस्टिनियन रोमन कानून के संपूर्ण संशोधन के लिए उत्तरदायी था। तो ये था हमारा थियरी पार्ट। अब हम आते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो हमने पता है स्ट्रेटो ने किए थे, स्ट्रेटो सेकंड ने, ध्यान रखिएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर संकर्ण एवं वासुदेव दोनों अंकित थे? तो ध्यान रखिएगा, अगाथो क्लीज, हमने अभी पढ़ा था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो मिलिंद नहीं था। बिंबिसार का चित्र हुआ है गौतम बुद्ध के बारे में, प्रसेनजीत के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे किसका नहीं हुआ है? तो मिलिंद का नहीं हुआ है। आगे है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में प्राप्त होता है? ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे होता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। सबसे पहले लाइन जो हमने पढ़ी थी वो यही थी। आगे आते हैं, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों वर्णित है? तो ध्यान रखिएगा, पहला है जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट, बिना बेगार के किसने सुदर्शनशील का जीर्णोद्धार कराया? ध्यान रखिएगा, रुद्रदामन प्रथम, इसका श्रेय इन्हें जाता है। आगे है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो हमने जाना रुद्रदामन। आगे आते हैं, कादरमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु के अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? ध्यान रखिएगा, ताम्र के। आगे आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिमेट्रियस जो था वो हिंद यूनानी था, रुद्रदामन जो वो एक शक शासक था, फिर है गोंडोफर्नी जो था वो पहलव था, और विम जो था वो क्या था? वो था हमारा कुषाण, ठीक है। तो ये चारों ध्यान रखिए। अब यहाँ पे है, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? तो ध्यान रखिएगा, पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण, ठीक है। हमने पहले इसको रीड भी किया था, तो यहाँ पे ध्यान रखिए, पहले यूनानी, फिर शक और फिर कुषाण। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के कौन जारी किया था? तो ध्यान रखिएगा, कुषाणों ने। आगे है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे? तो कुषाणों ने। आगे है, बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन मिलता है? कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? विम कर्फिसिस को। आगे है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? विम कर्फिसिस ने। आगे है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये है विम कर्फिसिस ने। आगे है, यौधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो ध्यान रखिएगा, कार्तिकेय का। यहाँ पे लिखा भी है, यौधेय का प्रमाण पुराण, अष्टाध्यायी, बृहत संहिता इत्यादि
ग्रंथों से प्राप्त होता है। इनका साम्राज्य दक्षिण पूर्वी पंजाब के राजस्थान के बीच था और इनके सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? कार्तिकेय का अंकन मिलता है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? ध्यान रखिएगा 81 सन 81। ठीक है, यहाँ पे दिया है, आप चाहें तो रीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन बना था, तो 78 एडी, ध्यान रखिएगा। आगे है शक संवत का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कब हुआ था? 78 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है विक्रम संवत एवं शक संवत के बीच में अंतर कितने वर्षों का है? ध्यान रखिएगा 135 वर्षों का। आगे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ दिया गया है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन में सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से एक के तदनुरूप है। तो यहाँ पे डेट्स दी हुई है, ध्यान रखिएगा 22 मार्च अथवा 21 मार्च। आगे है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 57 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? तो यहाँ पे 1931, 2009 के अकॉर्डिंग 1931। अब कैसे होगा? तो यहाँ पे 78 को माइनस कर देंगे जब, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा। आगे है कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर अंकित करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 1 और 2। ठीक है, अश्वघोष और वसुमित्र। चाहे तो एक्सप्लेनेशन भी रीड कर सकते हैं। अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे। वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता भी की थी। कालिदास गुप्त काल में हुए थे, जबकि कंबन कनिष्क के समकालीन नहीं थे। नेक्स्ट है अश्वघोष किसका समकालीन था? तो ये था कनिष्क का। आगे है निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो ये था पतंजलि। चरक, अश्वघोष, नागार्जुन ये सब थे, पतंजलि जो थे वो नहीं थे। यहाँ चाहे तो एक्सप्लेनेशन भी रीड कर सकते हैं। अश्वघोष, नागार्जुन, पार्श्व, चरक ये चारों ही कनिष्क के दरबार के संबंधित थे, जबकि पतंजलि जो थे कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था? ध्यान रखिएगा विशाखदत्त नहीं गया था। आगे है निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है? तो श्रावस्ती का नहीं है, कौशाम्बी का है, पाटलिपुत्र का है, चंपा का है। यहाँ पे चाहे तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आगे है इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो ध्यान रखिएगा चरक और जीवक दोनों ने ही की थी। यहाँ पे चाहे तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर लीजिएगा। आगे है पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है अयोध्या अभिलेख से। आगे है शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान से थे? उज्जैन से। यहाँ चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। शुंगों के पूर्वज मूलतः उज्जैन के थे। शुंग वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक पुष्यमित्र शुंग था। धनदेव के अयोध्या अभिलेख से उसके द्वारा 2 अश्वमेध कराए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। आगे है शुंग वंश के बाद किस वंश के राजा भारत पे राज किए थे? तो ध्यान रखिएगा कण्वा वंश। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो ये कौन सा है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। आगे है मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था किसका था? सातवाहन का। ध्यान रखिएगा मौर्य के बाद। आगे है शिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो ध्यान रखना है सातवाहन का। आगे है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? कनिष्क को हराया था, तो ये नाम था पान चाउ। यहाँ पे चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। आगे है निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत से बाहर तक फैली हुई थी? तो यहाँ पे मौर्य वंश की भी और कुषाण वंश की भी। यहाँ पे चाहे तो आप रीड कर सकते हैं। आगे है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, कब हुई थी? कुषाण काल में, और इसी वजह से उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। आगे है निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से हुए हैं? बैराट से। आगे देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है?
ठीक है। तो हड़प्पा से पूछ रहा है चित्रित धूसर मृदभांड, ये सही नहीं है। कुषाण से गंधार कला शैली जो है वो सही है। ये सारे जो तीनों हैं वो रॉन्ग है। आगे है कला की गंधार शैली निम्न किसके समय में फली फूली थी, तो ये कुषाणों के समय में। आगे है शक क्षत्रप काल में सोने और चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था। सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात था 1:35। आगे देखते हैं। अगला है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कुषाण ने स्वर्ण और ताम्र के सही चलाए थे, सही है। गुप्त ने स्वर्ण और रजत के चलाए थे, ये भी सही है। सातवाहन ने स्वर्ण के नहीं चलाए थे, बाकी सारे चलाए थे। और कलचुरी वंश जो है ये स्वर्ण रजत और ताम्र तीनों के चलाए थे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही सुमेलित जो नहीं है वो सातवाहन वंश नहीं है। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे है सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, इन्होंने चांदी, तांबा, सीसे, पोटीन ये सारे सिक्के चलाए थे। आगे है निम्नलिखित सूचियों का मिलान करना है जिसमें गंधार कला पूछ रहा है। तो गंधार कला का संबंध जो है वो कुषाण से था। जूनागढ़ शिलालेख की अगर हम बात करें तो ये रुद्रदामन से संबंधित, ये यहाँ पे आ जाएगा जूनागढ़। मिलिंद पन्हों की अगर हम बात करें तो इससे मिनेंडर। और तक्षशिला लेख की बात करें तो पतिक। तो ये ध्यान रखिएगा कि ए का तीसरा होगा, बी का चौथा होगा और तीसरे का पहला होगा और चौथे का दूसरा होगा। तो इस तरीके से जो भी कूट सही होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पे लगा देंगे सी वाले को। ठीक है, यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं गंधार कला कुषाण, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, मिलिंद पन्हो मिनेंडर और तक्षशिला लेख पतिक। आगे है अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था किसके लिए, बुद्ध प्रतिमा के लिए। आगे है जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है किसका, भारत एवं यूनानी कला का। ये है निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है, ये है गांधार मूर्ति कला। आगे है प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो यूनानी, शक और कुषाण। ये ऑलरेडी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, हमने डिस्कस भी कर लिया है। आगे है पहला यूनानी ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था, किसने, डेरियस प्रथम ने। यहाँ पे आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। आगे देखते हैं निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश, ध्यान रखिएगा सातवाहन है। आगे है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से मिलती है। तो ध्यान रखना है मत्स्य पुराण से। यहाँ पे चाहें तो आप एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची प्राप्त है। इसमें आंध्र सातवाहन राजाओं की कुल संख्या 30 बताई गई है, जबकि वायु पुराण में इनकी संख्या जो है वो 17 दर्शाई गई है। आगे है सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी कहाँ पे, अमरावती में। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी था, तो प्रतिष्ठान। आगे है निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। ध्यान रखिएगा गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए। यहाँ पे चाहें तो आप रीड भी कर सकते हैं। एका ब्राह्मण का मतलब होता है अद्वितीय ब्राह्मण। आगे है राजवंश दिए हैं और उनकी राजधानियां दी हुई हैं, तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो अगर हम देखें तो सुंग वंश की राजधानी क्या थी, सुंग की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, पहले का चौथा होगा सुंग की पाटलिपुत्र। सातवाहन की पैठन थी, कदम्ब की बनवासी थी और चंदेल की महोबा थी। सुंग की पाटलिपुत्र, सातवाहन की पैठन, कदम्ब की बनवासी और चंदेल की महोबा। आगे है कालानुक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले ये तीनों सीक्वेंस जो है वो सही लगे हुए हैं, सातवाहन, फिर वाकाटक है, फिर चालुक्य है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कथन और कारण वाला। पहला है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। और कारण है सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और ए सही स्पष्टीकरण भी करता है। आगे है सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे। दूसरा है सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला। ये दोनों ही अपनी जगह पे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सातवाहन वंश की शक्ति क्षीण होने के बाद वाकाटक वंश ने अपना राज्य स्थापित किया, ये स्टेटमेंट सही है।
वाकाटक वंश का पहला राजा प्रवरसेन प्रथम हुआ, ये सही नहीं है। विंध्य शक्ति प्रवरसेन का पुत्र था, ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, ये तीसरा ऑप्शन जो होगा सी वाला ऑप्शन यही करेक्ट होगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्य स्तंभ वाले मंच का की विशेषताएं मिलती हैं? तो अमरावती में। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे अभिलेख है, उनसे संबंधित शासक हैं। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो नासिक गौतमीपुत्र सही है। हाथी गुम्फा खारवेल सही है। भीतरी पुलकेशिन द्वितीय ना होके ये किसके संबंधित था? ये गुप्त शासक स्कंदगुप्त से संबंधित था। ध्यान रखिएगा कि भीतरी अभिलेख जो था वो किससे संबंधित था? वो गुप्त शासक स्कंदगुप्त से संबंधित था। और गिरनार जो है वो रुद्रदामन प्रथम से ही संबंधित था। आगे है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? ध्यान रखिएगा, इक्ष्वाकु। नेक्स्ट है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ऐसा सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। आगे आते हैं, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है कहाँ से? तो ये है हाथीगुम्बा अभिलेख से। आगे है, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो ये था खारवेल। आगे है, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित था? चेदी वंश से। निम्न राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? खारवेल का। आगे है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो ये क्वेश्चन डिस्प्यूटेड था क्योंकि दो आंसर इसके करेक्ट हो रहे थे। तो एक्सप्लेनेशन रीड कर लेते हैं। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? खारवेल था। आगे आते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी स्रोत है? यह है खारवेल के बारे में। नेक्स्ट है, उदयगिरी और खांडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की गुफाएं हैं, सही है ये। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं, ये भी सही है। ये दोनों सही हैं। खांडगिरी गुफाएं हाथीगुम्बा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही था। आगे आते हैं, पूर्वी रोमन शासक जस्टिशियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो विधि में। आगे है, पेरिप्लस ऑफ द एर्थियन सी किसने लिखी है? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में कोई पर्टिकुलर नाम नहीं मेंशन होता है, तो इसको ध्यान रखना है। तो ये थे मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्न और उसके थियरी पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्त और गुप्तोत्तर युग के बारे में रीड करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।